मेसोमेरिज्म, रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म। क्या पढ़ रहे हैं? रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रेजोनेंस क्या है, मेसोमेरिज्म क्या है? जनरली क्या होता है कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, फिर उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। तो अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे, इनऑर्गेनिक में जहाँ पर कि आयनिक कंपाउंड्स होता है, तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो उसका सारा प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर देता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो जनरली क्या होता है कि एक कंपाउंड है, उसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आयनिक कंपाउंड में तो ही होता है कि एक कंपाउंड है और उसका एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सफिशिएंट है उसके सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो खैर एक से ज़्यादा कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का तो हम बात ही नहीं करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मे रिप्रेजेंट मोर देन वन कंपाउंड। तो हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके हैं कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है डिफरेंट कंपाउंड्स है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इम्पॉर्टेंट जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, क्या इम्पॉर्टेंट है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल है और उसका एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला है, यही जनरली तो हम यही जानते हैं। एक है मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड को एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम कंपाउंड में यही सिचुएशन है। मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है क्या होता है कि वो अगर एक कंपाउंड है तो उसको एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ वन स्ट्रक्चरल फार्मूला which is sufficient to explain all the chemical and physical property। ठीक है, इसके बावजूद भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फार्मूला है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और जितना भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें से कोई एक स्ट्रक्चरल फार्मूला उसके सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है। यानी एक कंपाउंड का बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड में, कुछ कंपाउंड, बहुत सारा नहीं कर सकते, कुछ कंपाउंड में ऐसा है कि उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला उस कंपाउंड के सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है। मतलब सिंगल स्ट्रक्चरल फार्मूला कैनॉट एक्सप्लेन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। हम तो यही जानते हैं ना, एक मॉलिक्यूल है यानी एक कंपाउंड है तो उसका एक स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा और वो स्ट्रक्चरल फार्मूला उसके सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगा, ये जानते हैं और होता भी ऐसा ही है। लेकिन कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें कि एक सिंगल कंपाउंड है ना, सिंगल कंपाउंड के लिए, एक कंपाउंड के लिए अगर इस एक कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड के सारे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना हो तो इसको एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, है ना। जो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, यानी एक ही कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, उस कंपाउंड के सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के फिनोमिनन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के फिनोमिनन को मतलब उसमें से कोई सिंगल स्ट्रक्चर उसके सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है, और न ही ये सारा स्ट्रक्चर फिजिकली हमको दिखता भी है। इन सारे जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है उस सारे को जब हम मिक्स कर देते हैं तो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है।
ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने पहला एग्जांपल लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COOH ग्रुप होता है, और ये R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। R तो अल्काइल ग्रुप है ना, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये R हमको मतलब है सिर्फ इससे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, इसमें COOH ग्रुप है, COOH यही है। तो ये एक स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। अब देख लो, होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, यहाँ से ये H+ टूट जाता है। ये तो एसिड है ना, तो H+ तो ब्रेक अवे होगा, H+ तो टूटेगा, यहाँ H+ निकल जाएगा, यहाँ से ये H+ निकलेगा, तो ये क्या होगा, ये H है, तो यहाँ से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। यहाँ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के चलते ज़्यादा इधर अटैच्ड है, हाँ यहीं पर देखो इंडक्टिव इफेक्ट, मैसोमेरिक इफेक्ट, ये सब नजर आएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत है, तो इसके चलते ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इधर खींचे हुए हैं, इसके लिए आसानी से टूट जाता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर आ जाता है। अभी देखो कितना है, 2 4 6 8 है ना, तो 2 लोन पेयर दिख रहा है, और 2 बॉन्डिंग पेयर है, एक पेयर इधर एक पेयर इधर। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये H+ यहाँ से निकलेगा, और H+ निकल करके इससे जुड़ जाएगा। ये जो H+ है ना, ये इसके पास चला आएगा, ये H+ यहाँ से निकलेगा टूट करके, ठीक है, ये H+ जो है टूट करके निकलेगा, और ये इसके पास आ जाएगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ ये H+ बॉन्ड बना देगा। H+ बॉन्ड बना लिया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में, क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, और H के ऊपर प्लस चार्ज है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। और देखो ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर इसके ऊपर आया, अभी देखो 2 लोन पेयर दिख रहा है, 1 2, अब यहाँ 3 दिखेगा, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, दूसरा लोन पेयर ये हो गया, तीसरा लोन पेयर ये हो गया, 2 4 6 और ये 2 मिला के 8। इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। यही है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, पढ़ चुके हैं। तो अब देखो उसका यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का, तो ये स्ट्रक्चर भी हम लिख सकते हैं, है ना। रेजोनेंस जनरली होता कहाँ पर है, जहाँ पर डबल और सिंगल का कॉन्जुगेशन होता है, या सिंगल बॉन्ड और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन होता है। तो देखो यहाँ पर डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन का मतलब क्या, ऑल्टरनेटिवली डबल एंड सिंगल होता है, या सिंगल और लोन पेयर का होता है। अब देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ लोन पेयर है, तो सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर का कॉन्जुगेशन है, फिर 10। तो इस तरह से अगर समझ गया ना, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो, या लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो, तो वहाँ पर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस क्या है, फिजिक्स में पढ़े होंगे रेजोनेंस क्या होता है। जब होता है तो आवाज़ बार बार रिपीट होता है ना, किसी चीज़ को मारते हैं तो वही आवाज़ बार बार कई बार सुनाई पड़ता है ना, तो उसी को बोलते हैं रेजोनेंस, है ना। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस है, एक ही मॉलिक्यूल बार बार आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, है ना, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हो गया, और तीसरा ये होगा। तीसरा में क्या होगा, ये दोनों तो ऑक्सीजन है ना। अब देखो इसमें अभी डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, अगली बार इसको डबल बॉन्ड कर देंगे, इसको सिंगल बॉन्ड कर देंगे, इस H को यहाँ ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन है, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस रूप में भी एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करेगा कि यहाँ से ये H+ जो है ना निकलेगा, और यहाँ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, आके तो उल्टा हो जाएगा। अब ये वाला यहाँ हो जाएगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा, देखो उल्टा दिए, ये रेजोनेंस है। ये 3 तरह का स्ट्रक्चर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिख सकते हैं। ये जो 3 स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 1 2 3 3
कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। होता क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज को ये स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा, कुछ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन करेगा, और कुछ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा। यानी तीनों मिल करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेगा उसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो तीनों मिल करके सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए इस तीनों स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। 1 2 3 ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। यानी अकेले इसमें कोई भी सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेगा, तो तीनों मिला करके टोटल जो है एक्सप्लेन हो गया। ठीक है। तो ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है जिसका रिक्वायरमेंट है उसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और ये जो फिनोमिनन है, phenomenon of existence of different structure, a different electronic structure to explain all the physical and chemical properties are known as resonance। तो resonance क्या है, एक phenomenon है। resonance क्या है, एक phenomenon है। resonance वो phenomenon है जिसमें एक कंपाउंड के सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। जब कभी भी हम ऐसा आए हमारे सामने कि किसी मॉलिक्यूल के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना हो और उसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ता है, तो इस तरह के फिनोमिनन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। इस तरह के फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ये रेजोनेंस शो कर रहा है क्योंकि ये सारा का सारा प्रॉपर्टी इसी तीनों के बीच में झूल रहा है एक तो तीसरे में। ठीक है। और ये जो तीनों है आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है। ये तीनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। सब ये तीनों एक साथ एक जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी ये जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है एक साथ एट द सेम टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, अलग अलग समय में एग्जिस्ट करता है। हो सकता है पहला सेकंड में ये एग्जिस्ट करे, दूसरे सेकंड में ये एग्जिस्ट करे, तीसरे सेकंड में ये एग्जिस्ट करे। मतलब वो तीनों जो है आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते रहता है, आपस में चेंज होते रहता है। लेकिन अगर ये कहोगे कि ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा, एक साथ तीनों हमको मिलेगा, नहीं, तीनों एक साथ नहीं मिलेगा, कोई एक के रूप में वो एग्जिस्ट करता है। रियलिटी में अगर बात करोगे तो इस तीनों में से कोई भी अकेले हमको मिलता ही नहीं है। अगर ये इमेजिनरी है, ये तीनों स्ट्रक्चर इमेजिनरी है, इस दिमाग का जो है क्रिएशन है एक्सप्लेन करने के लिए। रियलिटी में कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ये जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, सबको आपस में मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये सबको जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं तब मिलता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यानी ये तीनों कैरेक्टर एक साथ एक ही जगह नजर आने लगेगा, ये तीनों एक साथ एक ही जगह नजर आने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल रियलिटी में हाइब्रिड स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर के रूप में हमको कभी नज़र नहीं आएगा। जब भी नज़र आएगा वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के रूप में मिलेगा। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जितना भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर है सारे का कैरेक्टर, सारे का गुण वहाँ नज़र आएगा एक साथ। ठीक है। इसी को बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देखो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या लिखा गया है, तीनों में देखो R के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी खेल हो रहा है दोनों ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है।
उस दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, एक बार ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, दूसरे बार ये भी डबल बॉन्ड है, इसमें ये डबल बॉन्ड है, दूसरे में ये डबल बॉन्ड है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों में डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हाइड्रोजन कभी इस पर रह रहा है, कभी इस पर रह रहा है, दोनों पे रह रहा है। जिस पर यह हाइड्रोजन रहता है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर यह हाइड्रोजन रहता है उस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और जिस पर हाइड्रोजन नहीं रहता है उस पर नेगेटिव चार्ज है, जिस पर हाइड्रोजन नहीं रहता है उस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसी तीनों कैरेक्टर को हम एक साथ जो है उसमें देखेंगे। तो देखो मिक्स कर दिया गया, तीनों स्ट्रक्चर को मिक्स कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ये मिला हमको। तो देखो इस कार्बन पर इधर भी डबल बॉन्ड दिखाया गया, डॉटेड लाइन लगाया है ना, ये जो डबल बॉन्ड परमानेंट नहीं है, कभी इधर रहेगा कभी इधर रहेगा, यानी दोनों में थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। यहाँ पर क्या दिखाता है, एक में डबल बॉन्ड है, दूसरे में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सारा स्ट्रक्चर लिखने के बाद देखते हैं कि कभी डबल बॉन्ड इस पर है, कभी डबल बॉन्ड इस पर है, तो दोनों ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कभी न कभी आता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डॉटेड लाइन से दिखाया है। ठीक है, क्योंकि डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाया कि डायनामिक है, वो स्थिर नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों का दिख गया। उसके बाद एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहता है और दूसरे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहता है, दूसरे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है उस पर पॉजिटिव है और जिससे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। हम वहाँ भी दिखाएंगे, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए नेगेटिव चार्ज दिखाया, इस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव दिखाना होगा हाइब्रिड में, क्योंकि उस तरह से जो ओरिजिनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो नहीं आता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में आता है ना पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, उसी तरह से पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज को दिखाना है यहाँ पर। और पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दिखाने के लिए डेल्टा की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमने यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव दे दिया, डेल्टा पॉजिटिव दे दिया। अब ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मॉलिक्यूल होता है किसी चीज़ का वो एग्जिस्ट करता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर के रूप में। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट करेगा। ये जो फिनोमिनन है ये रेजोनेंस है या मेसोमेरिज्म है। और एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, RCOO माइनस, है ना, COO और इधर माइनस। कार्बोक्सिलेट आयन कब बनेगा, जब H+ आयन, ये जो H+ आयन है टूट के अलग हो गया। जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड को हम पानी में डालेंगे, जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालेंगे तो H+ टूट के उससे अलग हो जाएगा और कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। तो वही कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर मिला है। ठीक है, वही कार्बोक्सिलेट आयन ये मिला है। ठीक है, इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 पूरा होना चाहिए ना, 2 4 6 और 2 8 हो गया ना, 2 4 6 8 सब जगह देखो, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8 सब जगह देखो 8 इलेक्ट्रॉन का ही सिस्टम होगा, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। ठीक है, कुछ बॉन्डिंग में ही इन्वॉल्व है, कुछ नॉन बॉन्डिंग है, तो नॉन बॉन्डिंग को हम डॉट में दिखाते हैं, बॉन्डिंग को बॉन्ड बना के दिखाते हैं। तो बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग मिला करके 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा सब जगह, ये याद रखना है। रेजोनेंस जब भी लिखेंगे, कहीं भी लिखेंगे तो देख लेंगे कि उसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, अगर नहीं है तो गड़बड़ है बात। ठीक है, हमेशा रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में खाली रहेगा 2, ठीक है, बाकी सब में रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन लेते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन को स्टडी कर रहे हैं, तो कार्बोक्सिलेट आयन में देख रहे हैं यहाँ डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, इस पर नेगेटिव है, इस पर नेगेटिव नहीं है। इसका एक और स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ये अगली बार इसको डबल बॉन्ड कर दिए और इसको नेगेटिव। ठीक है, होता क्या है कि इसको हम लोग ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ के बॉन्ड बना देगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा,
न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसलिए देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये बोर्ड का गड्ढा है, इस पर कंफ्यूज मत होना, ये भी गड्ढा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं, यहाँ से हटा ही देते हैं और इसी को हम बना देते हैं। ठीक है, पेयर नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसका तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 2 4 6 8, तो ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो अगल बगल डबल बॉन्ड नहीं कर सकता है, तो ये डबल बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड का एक जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर शिफ्ट हो गया, तो 2 4 और 2 आ गया तो 6 हो गया, 2 4 6 हो गया, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज भी हो गया। ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, पहले से नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया, इसलिए कोई चार्ज इस पर नहीं दिख रहा है। पहले 2 4 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, अभी देखो 2 और 2 4 ही दिख रहा है लोन पेयर के रूप में। ठीक है, लेकिन 8 टोटल है, 2 4 6 8, तो हमेशा देखना है। ठीक है, तो ये दो अभी देखो ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कार्बोक्सिलेट आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 2 ही है, ये है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये हो गया हमारा हाइब्रिड, ये हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो गया वो स्ट्रक्चर जो कि वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो अलग अलग रिक्वायरमेंट है उस आयंस को रिप्रेजेंट करने। इस कार्बोक्सिलिक आयन का भी अपना केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का अपना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, वैसे ही कार्बोक्सिलेट आयन का भी अपना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो कार्बोक्सिलेट आयन के सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से काम नहीं चलता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो कार्बोक्सिलिक आयन के सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये और ये 2 स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है, यानी ये दोनों स्ट्रक्चर मिल करके कार्बोक्सिलेट आयन के सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इसीलिए यानी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ गया कार्बोक्सिलेट आयन को एक्सप्लेन करने के लिए। इसका मतलब ये रेजोनेंस शो कर रहा है, इसी फेनोमेनन को रेजोनेंस बोलते हैं कि जब एक आयन या मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का जरूरत पड़े तो उसी को हम इसी फिनोमेनन को हम रेजोनेंस बोलते हैं, और इसको हम लोग कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, है ना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग, ठीक है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये थोड़ा थोड़ा, यानी ये 200 है तो इसका मतलब 50% केमिकल प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन करता है, 50% केमिकल प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन करता है, दोनों मिलकर 100% एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग रेजोनेंस बोलेंगे। और ये सब हो गया कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और जब इस कॉन्ट्रीब्यूटिंग और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपस में मिक्स कर देते हैं तब हमको मिलता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तब क्या मिलता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है इसी के रूप में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल इसी के रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसमें कि सारा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का कैरेक्टर होता है। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है और इसमें ये डबल बॉन्ड है, यानी दोनों में ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। इस पर देखो नेगेटिव चार्ज है और इसमें इस पर नेगेटिव चार्ज, यानी दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दोनों कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है और दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो हाइब्रिड में दिखना चाहिए। तो हाइब्रिड में देखो दिख रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमने दिखा दिया कि कभी इस पर डबल बॉन्ड, कभी इस पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख गया। इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों पर थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल नहीं रहेगा, है ना, दोनों पर बटा हुआ रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इधर उधर बढ़ गया। तो ये इस तरह से हम लोग ये दोनों ही स्ट्रक्चर का ओवरऑल ये निकल रहा है,
ठीक है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और इसी के रूप में एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेजोनेंस। ठीक है, अब इसी के रूप में क्यों, हाइब्रिड स्ट्रक्चर के रूप में ही क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये कहा गया है, जो स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर का एनर्जी सबसे कम होगा वो सबसे स्टेबल होता है। जानते ही हैं कि जिस स्टेट में जिसका एनर्जी सबसे कम होता है वो सबसे स्टेबल होता है। और ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इस 1, 2 और तीसरा ये हाइब्रिड है, अगर इस तीनों के एनर्जी को कंपैरिजन करोगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर का सबसे कम एनर्जी होगा, सबसे कम एनर्जी, जिसके पास सबसे कम एनर्जी वही स्टेबल, और इसीलिए वो मॉलिक्यूल उसी रूप में एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे कम एनर्जी इसके पास है। ठीक है, उसी तरह से इधर कार्बोक्सिलिक एसिड में 1, 2, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, यानी टोटल 4 स्ट्रक्चर है हाइब्रिड स्ट्रक्चर को मिला करके। तो अगर इस चारों के एनर्जी को कंपैरिजन करोगे तो पता चलेगा कि ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसका एनर्जी सबसे कम है, लिस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल हुआ, यानी इस स्ट्रक्चर का लिस्ट एनर्जी है, यहाँ भी लिस्ट है। तो जिसके पास सबसे कम एनर्जी होता है वो सबसे स्टेबल होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल और आयन उसी रूप में एग्जिस्ट करना चाहता है जिसमें उसकी एनर्जी सबसे कम नज़र आती है। ठीक है, तो इसीलिए इस रूप में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब जो है ये रेजोनेंस तो हो गया। अब एक टर्मिनोलॉजी आता है रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस और स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है। ठीक है, अब जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें 1, 2, 3 स्ट्रक्चर है, 3 जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो तीनों का जो है डिफरेंट होगा एनर्जी, तीनों का डिफरेंट होगा एनर्जी। वो हमको पता करना होगा कि एनर्जी किसका कितना है। ठीक है, वो तो अलग बात है कैसे पता करें, यहाँ पर मोर एंड लेस आइडिया लगा लेंगे कि किसका एनर्जी कम है किसका ज़्यादा है। एनर्जी कब कम होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल होता है और वो कम एनर्जी वाला होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो अनस्टेबल हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो भी अनस्टेबल होगा। ये फेवरेबल कंडीशन नहीं हुआ, फेवरेबल चार्ज होना, फेवरेबल एटम पर फेवरेबल चार्ज होना चाहिए। मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, नॉन मेटल के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। लेकिन अगर कहीं दिखे कि नॉन मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो केस जो है फेवरेबल नहीं रह जाता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग एक आइडिया लगा लेंगे किसका एनर्जी कम है किसका ज़्यादा है। अब देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें कहीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए तो एकदम न्यूट्रल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी हो। अब इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये फेवरेबल नहीं है। यहाँ भी देखो ऑक्सीजन के ऊपर इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। समझ गए कि नहीं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस 3 में एग्जिस्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इस 3 स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट करता है, 1, 2, 3 के रूप में एग्जिस्ट करता है। इस तीनों के बीच में लैंग्वेज है, हिलते डुलते रहता है पेंडुलम की तरह। लेकिन इस तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। तो इसमें देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है लेकिन इधर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव हो गया, इसमें भी देखते हैं ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव हो गया। ये दोनों ही कंडीशन जो है ना स्टेबल कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव हो गया। ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, उस पर हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये दोनों जो है फेवरेबल सिचुएशन में नहीं है, तो इस दोनों का एनर्जी तो जरूर हाई रहेगा। ठीक है, अब तीसरा यही ना बच जाता है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल है। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यानी सबसे कम तीनों में अगर सबसे कम एनर्जी इसका है, 1 2 3, इस तीनों में सबसे कम एनर्जी इसी का है। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो लिखते हैं उसमें जिसका सबसे कम एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और इससे भी जिस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी सबसे कम होता है वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इससे भी ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। अभी इस तीनों में पता लगा है कि 1 2 3 स्ट्रक्चर है, उसमें ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी इससे भी कम एनर्जी है इसका। यानी जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसमें जिसका सबसे कम एनर्जी है उसका, और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर का एनर्जी है, इस दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वही है रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इस तीनों में 1 2 3, इस तीन में इसका सबसे कम एनर्जी है और इससे भी कम एनर्जी हाइब्रिड स्ट्रक्चर का है। तो ये जो लीस्ट स्टेबल, जो सबसे कम स्टेबल है, हाई, जिसमें सबसे लीस्ट कम एनर्जी है, उसका डिफरेंस हम निकाल लेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर के एनर्जी से। उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस और स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे भी कम हो गया इसका एनर्जी, यानी ये सबसे स्टेबल हो गया। तो कितना से स्टेबल होगा, इससे जितना डिफरेंस होगा उसके एनर्जी में वही ना होगा, उसी से उतना से वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए रेजोनेंस एनर्जी को स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी क्या है, डिफरेंस इन द एनर्जी है। किसके किसके बीच में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जिसका सबसे कम एनर्जी है ना, रेजोनेटिंग एनर्जी, सबसे कम एनर्जी जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी और हाइब्रिड स्ट्रक्चर के एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, माइनस एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रेजोनेंस और स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी डिफरेंस है। किसका एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है ना, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसका एनर्जी और हाइब्रिड स्ट्रक्चर का एनर्जी, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस और स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इस आप देखो कार्बोक्सिलेट आयन, इसमें 2 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 2 स्ट्रक्चर, तो ये दोनों देखने में इक्विवेलेंट ही लग रहा है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, ये भी फेवरेबल है, इसमें भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही फेवरेबल है, दोनों इक्वली फेवरेबल है, तो दोनों लगभग बराबर ही स्टेबल है। ठीक है ना, तो इस दोनों में किसी एक का एनर्जी, इसके साथ हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी निकल जाएगा और स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें और भी हम कुछ एग्जाम्पल जो है एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ओके।